Now I'm going to share the screen with you. Sir. Okay. So now today we have to start with the constellation. कि constellations क्या होते हैं? कॉन्स्टिलेशन जो है, अगर आज के टाइम में, अभी सर्दियों का मौसम है, अगर कभी आपको स्काई क्लियर मिले रात के टाइम पे, तो आप ऊपर आसमान में देखना, आपको ऐसे बहुत सारे कॉन्स्टिलेशन नजर आएंगे इस टाइम पे, और विंटर में ही नजर आते हैं कॉन्स्टिलेशन जो है जिनको हम आप लोगों के बहुत सारे बच्चों के जोडाइक साइंस होते हैं, किसी का जो है वो पाइसेस होता है, तो किसी का कुछ होता है, टेरस होता है। ये शेप जो है, ऐसे बहुत सारे लगभग 88 कॉन्स्टिलेशन स्काई के अंदर मौजूद है। तारों के समूह है, ग्रुप ऑफ स्टार्स है, जो एक खास तरीके का पैटर्न बनाते हैं और उसी पैटर्न के बेस पे उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है। जैसे आपके सामने जो पिक्चर दिखाई दे रही है, इसमें आप बी वाले पार्ट को देखें तो बी वाले में जो आपको दिखाई दे रहा है वो है ओरायन, और ये ओरायन आप अभी दिल्ली में देख सकते हो। अगर आप शाम को 6-7 बजे के आसपास स्काई बिल्कुल क्लियर हो तो देखना, आपको नजर आएगा, ठीक है। और ये कैसोपिया जो है वो अभी नजर नहीं आएगा, ये विंटर में नहीं आता, ये समर में नजर आता है आपको। तो कॉन्स्टिलेशंस क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं। ये ऊपर यहाँ पे ये डेफिनेशन पे आ जाओ इधर। द स्टार फॉर्मिंग ए ग्रुप दैट हैज ए रिकॉग्नाइजेबल शेप इज कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन। या आप ऐसे कह सकते हो, द ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट फॉर्म ए पर्टिकुलर पैटर्न इन द स्काई, ऑलराइट, इज नोन एज व्हाट? कॉन्स्टिलेशन। एंड द शेप जो कॉन्स्टिलेशंस की होती है वो किसी ना किसी ऑब्जेक्ट से रिजेंबल करती है, इसी वजह से हम उनको उसी के नाम पे कहते हैं। ये जो ओरायन है, ये ऐसे लगता है जैसे कोई वॉरियर है, योद्धा है, इसलिए इसको, ठीक है, इस नाम से जाना जाता है। ओके, अभी बताऊंगा मैं आगे जितने भी इसमें डिटेलिंग आने वाली है, ध्यान ध्यान से समझते रहिएगा। ये देखिए, सबसे पहले मैं आपसे बात करने वाला हूं अर्सा मेजर। ये वीडियो मैंने पहले भी भेजी हुई, लेकिन वो पुरानी वीडियो, ये आपकी लेटेस्ट है जो आज आपकी क्लास हो रही है। ध्यान से देखिए, अर्सा मेजर जो है, ठीक है, इसको हम सप्तऋषि मंडल भी कहते हैं। सप्तऋषि, यहाँ पे अगर आप डायग्राम देखोगे तो देखो करछी की तरह ही दिखाई देता है। इसमें 7 स्टार है, इसीलिए इसको सप्त, सप्त मतलब 7, और ऋषि का मतलब है ऋषि। तो हमारे हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग ऐसा माना जाता है कि 7 ऋषियों का एक समूह है जो ऐसे बैठा हुआ है, और इसीलिए इसको सप्तऋषि मंडल कहा जाता है हिंदी में। इंग्लिश में इसे बोलते हैं अर्सा मेजर। ये 2 होते हैं, एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है। तो बड़े को हम अर्सा मेजर कहते हैं और छोटे वाले को अर्सा माइनर कहा जाता है। अब यहाँ जो लिखा है उसको भी समझते हैं। ये बता रहे हैं आपको कि वन ऑफ द मोस्ट फेमस कॉन्स्टिलेशन विच यू कैन सी ड्यूरिंग द समर टाइम इन द अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट इज अर्सा मेजर। यानी कि समर के सीजन में अगर आप शाम को 6-7 बजे के आसपास देखोगे, जैसे ही जो है वो रात होने लगती है, तो आपको अर्सा मेजर की शेप स्काई में बड़े आसानी से दिखाई देगी। इट इज ऑल्सो नोन एज द बिग डीपर, इसे बिग डीपर का नाम भी दिया जाता है, और हिंदी में इसे हम ग्रेट बियर या फिर सप्तऋषि भी कहते हैं। There are several prominent stars in the constellation. It appears like a big ladle. Ladle का मतलब है करछी नुमा चीज, क्वेश्चन मार्क की तरह नजर आता है। And there are 3 stars in the handle of the ladle and 4 in the bow. ये देखो यहाँ पे 3 तो आपको 1 2 3 ये तो आपको पीछे हैंडल में दिखाई दे रहे हैं, और 4 स्टार आपको यहाँ पे जो इसका करछी वाला शेप है 1 2 3 4 स्टार ये वहां पे दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे अगर इसमें देखें तो यहाँ पे एक और इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है कि सप्तऋषि हैज बीन एसोसिएटेड विद 7 वेल नोन एंशिएंट इंडियन सागा। सागा होते हैं ऋषि, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि थे उनके साथ इसको कंसर्न किया जाता है। और ऋषिज एज शोन इन द फिगर बिलो, अकॉर्डिंग टू इंडियन एंशिएंट माइथोलॉजी, हमारे भारतीय माइथोलॉजी या मान्यता के अनुसार, द 7 saga who form the सप्तऋषि preserve the eternal knowledge, all right, of that of the Vedas and explain it people in every new एज। तो ये बताते हैं कि हमारे सप्तऋषि जो 7 ऋषि थे उनके अकॉर्डिंग ये किस तरीके से जो है ये ऋषि हमारे दुनियादारी को या हमारे हिंदू माइथोलॉजी को प्रभावित करते थे, इनका असर हुआ करता था। बट हमें इतना डिटेल में नहीं जाना है, सिर्फ आपको अर्सा मेजर की कहानी या डायग्राम आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ओके, अब देखिए अगला जो आपको दिखाई दे रहा है कॉन्स्टेलेशन, इसको बोलते हैं बेटा, दिस इज कॉल्ड द ओरायन। क्या कहते हैं इसको? ओरायन। ये ओरायन है, ORION, ओरियोन मत पढ़ना इसे, इट इज कॉल्ड ओरायन। और इसमें सबसे जो चमकता हुआ स्टार आपको यहां दिखाई दे रहा है, ये वाला स्टार, इसको बोलते हैं साइरस। दिस इज कॉल्ड द साइरस, अभी बताऊंगा इसके बारे में। ओरायन कैन बी सीन ड्यूरिंग द विंटर, ये विंटर यानी कि इस सीजन में, जो अभी सर्दी का मौसम चल रहा है। मैंने आपको बताया कि अगर आप इवनिंग टाइम में 6-7 के बीच में अगर आप स्काई को देखते हो और स्काई हमें आपको क्लियर दिखती है, तो आपको इस ओरायन के दर्शन बड़े आराम से हो जाएंगे, ठीक है। तो ओरायन कैन बी सीन ड्यूरिंग द विंटर इन द लेट इवनिंग्स। इट ऑल्सो हैव 7 और 8 ब्राइट स्टार है, इसमें भी 7 या 8 ब्राइट स्टार आपको दिखाई देंगे।
It is also has the 7 or 8 star. Orion is also called the hunter. इसकी शेप एक हंटर की तरह, एक शिकारी की तरह दिखती है, इसीलिए इसको हंटर भी कहा जाता है कॉमनली ऑन द बेसिस ऑफ द शेप. ऑलराइट, 3 मिडल स्टार्स रिप्रेजेंट द बेल्ट. ये 3 मिडल स्टार देखो, 1 2 3, यहाँ पे जहां पे मेरा कर्जर घूम रहा है, अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे इसको, ये बेल्ट है इसकी. गॉट इट? And the 4 bright star appear to be arranged in the form of a quadrilateral. और 4 जो स्टार है वो क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं. देखिए 1 2 3 एंड ये 4, ये स्टार इसका क्वाड्रिलेटरल बना रहे. एक यहाँ पे 5th स्टार भी है जो टॉप पे रहता है ऊपर. ऑलराइट, द स्टार साइरस. साइरस यहाँ पे मैंने बताया था, इस लाइन को ट्रेस कीजिए और यहाँ पे आपको एक स्टार नजर आएगा, ये साइरस स्टार है. Which is the brightest star in the sky. ये स्काई के अंदर सबसे ज्यादा चमकने वाला स्टार है, and is located close to the Orion. और ये ओरायन के पास है. और ये मैंने अभी 2-4 दिन पहले ही अपने स्काई में यहाँ नागलोई से ही देखा है. तो अगर आप लोग चाहो तो शाम के टाइम पे स्काई में देखिएगा, आपको ये चीज ओरायन जो है बड़े आराम से नजर आ जाएगा, बहुत इजीली. और एक स्टार जो सबसे ज्यादा चमकता हुआ थोड़ा दूर होगा इससे, वो भी आपको दिखाई देगा, जो कि ऑलमोस्ट हर रोज दिखाई देता है. वो साइरस स्टार है. ओके, अब बढ़ते हैं आगे बेटा. नाउ लुक एट हियर. अब हम बढ़ने वाले सोलर सिस्टम में. दिस इज द सोलर सिस्टम. ध्यान से देखिए, ये हमारा सोलर सिस्टम है और ये तुम्हारे लिए एक एक्टिविटी भी है जो आपको नेक्स्ट वीक तक कंप्लीट करनी है. आपको सोलर सिस्टम बनाना है किसी भी कार्डबोर्ड पे या किसी भी थर्मोकोल की शीट पे. नीट एंड क्लीन बहुत अच्छे से साफ सुथरा आपको एक सोलर सिस्टम तैयार करना पड़ेगा. तो सोलर सिस्टम को ध्यान से देखिएगा. सोलर सिस्टम एक, समझ लीजिए कि हमारा ही एक हिस्सा है. हमारे धरती, हमारी अर्थ इसी का एक पार्ट है. अगर आप अपने अर्थ को लोकेट करो इस डायग्राम में, तो ये देखिए यहाँ पे आपको तीसरे नंबर पे अर्थ नजर आ रहा होगा. सबसे क्लोजेस्ट है वीनस बेटा, जो सबसे पहला सर्कल सन के चारों तरफ है, वहां पे आपका मरकरी है. दूसरे नंबर पे आ जाता है वीनस और तीसरे नंबर पे आता है अर्थ. चौथे नंबर पे मार्स आता है. इसके लिए एक छोटी सी स्टेटमेंट मैं तुम्हें याद दिलाता हूं जो आप याद कर सकते हो. उसको कहते हैं, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शो अस 9 प्लैनेट्स. तो माई से आपका मरकरी निकलेगा, वेरी से आपका वीनस निकलेगा, एजुकेटेड से आपका अर्थ निकलेगा, मदर से आपका मार्स निकलेगा, ठीक है, जस्ट से आपका जुपिटर निकलेगा, और शो से आपका सैटर्न निकलेगा, ठीक है, और यू से आपका यूरेनस निकलेगा और नेपच्यून निकलेगा. इस तरीके से ये एक सेंटेंस है. सेंटेंस का हर पहला लेटर एक प्लेनेट के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देता है. सन एंड द आप कह सकते हो द सेलेस्टियल बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड इट फॉर्म द सोलर सिस्टम. तो सोलर सिस्टम क्या होता है? आप बोलोगे सन एंड ऑल द अदर प्लैनेट इंक्लूडिंग द सैटेलाइट्स, ठीक है, नेचुरल सैटेलाइट लाइक दैट ऑफ द मून, which are the part of the solar system. It's overall a family and this is what we call the solar system. तो solar system के अंदर जो है large number of bodies है, जैसे कि planets है, इसमें comets है, asteroids और meteors आते हैं. इन सब की आपने छोटी क्लासेस में भी थोड़ी बहुत 6th 7th में भी आपने इनके बारे में पढ़ा हुआ है. ओके, अब एक एक करके हम जानते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में जितने प्लेनेट हैं उनकी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं. सबसे पहले हमारे सामने है अर्थ. अर्थ एज यू नो ऑल्सो रिवॉल्व अराउंड द सन. अर्थ जैसे कि हमें पता है कि ये भी सन के चारों तरफ क्या करता है? घूमता है. इट इज ए मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम. ये सोलर सिस्टम का क्या है? एक मेंबर है. ऑलराइट, एंड इट इज ए प्लेनेट. और ये भी अपने आप में एक प्लेनेट है, क्योंकि एक दिस इज द यूनिक प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम बिकॉज लाइफ जो है वो इसी प्लेनेट पे मौजूद है और कहीं नहीं है. There are 7 other planets that revolve around the sun. 7 और प्लेनेट है जो सन के चारों तरफ क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं. ध्यान से सुनना मेरी बात. जो अर्थ है, दिस इज वन ऑफ द प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, और ये सोलर सिस्टम में तीसरा प्लेनेट है फ्रॉम द सन. सन के बाद जो सबसे क्लोजेस्ट है वो मर्क्यूरी है, फिर वीनस है, और तीसरे नंबर पे हमारा अर्थ आता है. ओके, दूसरी बात है, दिस प्लेनेट इज कॉल्ड यूनिक प्लेनेट या ब्लू प्लेनेट बिकॉज ये दूर से देखने पे ब्लू दिखता है, बिकॉज यहाँ पे 70% वाटर है. एंड ये यूनिक प्लेनेट इसलिए बिकॉज दिस इज द ओनली प्लेनेट जहां पे अभी तक लाइफ के होने की, ठीक है, सारी कंडीशन मौजूद है. बाकी प्लेनेट्स में है या नहीं उसके बारे में अभी जानकारी लोगों के पास नहीं है. ओके, अब बढ़ते हैं आपके पास. ये सन के चारों तरफ घूमता रहता है. आपको पता है कि अर्थ की 2 आप कह सकते हो मोशन होते हैं. एक मोशन होता है जो ये अपने एक्सिस पे घूमती है 24 आवर्स में, उसको हम कहते हैं, ठीक है, रोटेशन. और सन के चारों तरफ भी घूमती है, उसको कहते हैं रेवोल्यूशन. तो रोटेशन जो है 24 आवर्स में कंप्लीट होता है, और जो रेवोल्यूशन है वो कितने टाइम में पूरा होता है? 365 डेज में होता है. यहाँ पे लाइफ के लिए सारी चीजें मौजूद है. वाटर है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जो सब चीजें चाहिए. बाकी प्लैनेट्स में इन सब चीजों की पॉसिबिलिटी नहीं है, इसीलिए वहां पे लाइफ की संभावनाएं भी बहुत कम बताई गई है. अब देखिए द 8th प्लैनेट,
पहले 9 प्लेनेट थे, अब हमारे पास सिर्फ 8 प्लेनेट है। ये किसकी आवाज आ रही है पीछे से बैकग्राउंड में? म्यूट रखो बेटा, म्यूट रखो, कोई अपनी साउंड नहीं खोलेगा। द 8 प्लेनेट इन देयर ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सन, अगर आप देखोगे तो ये देखिए, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये हमारे पास 8 प्लेनेट है। पहले 9 प्लेनेट थे, जिसमें से जो 9th प्लेनेट था वो अब नहीं है, और वो कौन सा था? प्लूटो था। वो क्यों नहीं है? उसके कई कारण है। एक तो वो प्लेनेट की कंडीशन पूरी नहीं करता, दूसरा वो ऑर्बिट को कट करके निकलता है, इस वजह से उसको जो है प्लेनेट वाली कंडीशन से हटा दिया गया है, बट नाउ इट इज द पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम एज वेल। और यहीं से मैंने सेंटेंस बनाया, देखो, माय वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शो अस 9 प्लैनेट्स। ठीक है, तो ये आपको एक स्टेटमेंट है जिससे आप पूरे 9 के 9 प्लैनेट की सीक्वेंस याद कर सकते हो। अब बात करेंगे सन की। अगर मैं आपको सन के बारे में बताऊं तो सन जो है, सन इज द नियरेस्ट स्टार फ्रॉम द अर्थ। सबसे नजदीकी स्टार जो हम देख सकते हैं, जिससे हमें लाइट मिलती है, जिससे हमारी धरती पे लाइफ है, वो है सन। इट इज कॉन्टिन्यूसली एमिटिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट। इसमें इतनी हीट और लाइट है कि 15 करोड़ 15 करोड़ किलोमीटर दूर से भी, यानी कि 150 मिलियन किलोमीटर दूर से भी आपको इतनी हीट मिलती है कि आप गर्मी से तड़पने लगते हो। तो आप सोच सकते हो कि इसके अंदर कितनी हीट होगी। द सन इज द सोर्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल एनर्जी ऑन द अर्थ। धरती पे अगर लाइफ है तो उसके लिए सन रेस्पॉन्सिबल है, क्योंकि सन से जो एनर्जी मिलती है उससे प्लांट अपना फूड बनाते हैं। उसी फूड का इस्तेमाल बाकी सारे एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग करते हैं, और तभी हम जिंदा है। अगर सन नहीं होगा तो लाइफ भी खत्म हो जाएगी धरती से। इनफैक्ट द सन इज द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर ऑल द प्लेनेट। बाकी जो प्लेनेट इसके हैं सोलर सिस्टम के, उसके लिए भी सोर्स ऑफ लाइट और हीट का मेन सोर्स सन ही माना जाता है। अब इसके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। द प्लैनेट्स, द प्लैनेट लुक लाइक स्टार बट दे डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ओन। जो प्लैनेट है वो स्टार की तरह दिखते हैं, लेकिन उनकी अपनी खुद की कोई रोशनी नहीं है, कोई लाइट नहीं। द सिंपलेस्ट, आप कह सकते हो, मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग द प्लैनेट फ्रॉम स्टार इज दैट स्टार ट्विंकल वेयर एज द प्लैनेट डू नॉट। ये बात क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लैनेट्स एंड स्टार्स। तो आप लिखोगे स्टार्स की अपनी लाइट होती है, जबकि प्लेनेट के पास कोई लाइट नहीं है। प्लेनेट अगर आपको नजर आ रहे हैं तो दैट इज बिकॉज सन की लाइट उन पे पड़ रही है और उसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, सो वी कैन सी द प्लैनेट्स, राइट। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने वाली है, और यू हैव टू रिमेंबर इट। अब आगे बढ़ते हैं बेटा प्लैनेट्स की तरफ। ऑल्सो द प्लैनेट कीप चेंजिंग देयर पोजिशन। जो प्लैनेट्स है वो अपनी पोजिशन लगातार बदलते रहते हैं टू दैट ऑफ द स्टार, एंड द प्लैनेट हैज ए डेफिनेट पाथ इन विच दे रिवॉल्व अराउंड द सन, एंड दिस पाथ इज कॉल्ड द ऑर्बिट। अब ये जो पाथ होते हैं, थोड़ी देर पहले जो आपने सर्कल देखे सन के चारों तरफ जिस पे प्लेनेट घूम रहे हैं, उनको कहते हैं ऑर्बिट्स। ये डेफिनेशन पूछी जा सकती है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड द टर्म ऑर्बिट? तो आप लिखोगे द पाथ अराउंड द सन वेयर द प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग is known as orbit. The time taken by the planet to complete one revolution is called its period of revolution. तो एक प्लेनेट सन का चारों तरफ घूम के जब एक कंप्लीट राउंड करता है तो उसे उसका वन रेवोल्यूशन कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, उसे क्या कहते हैं? रेवोल्यूशन कहा जाता है। एंड द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इंक्रीज एज द डिस्टेंस ऑफ द प्लेनेट इंक्रीज फ्रॉम द सन। और ये जो पीरियड है वो लगातार उसी हिसाब से बढ़ता है जितनी दूरी पे। तो सबसे कम जो अगर ऑर्बिट का साइज देखोगे तो मरकरी का है, तो वो 88 डेज में सन का एक पूरा रेवोल्यूशन करता है, जबकि हमारी अर्थ काफी दूर है उससे, तो अर्थ को एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में 365 डेज का समय लग जाता है। तो जितनी दूरी पे कोई प्लेनेट सन से है, उसको सन का राउंड, यानी कि एक राउंड अबाउट करने में, पूरा एक रेवोल्यूशन करने में बहुत ज्यादा समय लगता है। नाउ प्लैनेट्स के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन लेते हैं। बिसाइड रिवॉल्विंग अराउंड द सन, अ प्लैनेट आल्सो रोटेट ऑन इट्स ओन एक्सिस। कोई भी प्लैनेट सन का तो चारों तरफ घूमता ही है, लेकिन इसके अलावा ये अपनी एक्सिस पे भी घूमता है, और उस एक्सिस पे घूमने की उस मोशन को जो है क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड रोटेशन। तो अर्थ भी अपनी एक्सिस पे घूमती है, बाकी प्लैनेट भी घूमते होंगे। द टाइम टेकन बाय द प्लैनेट टू कंप्लीट वन रोटेशन इज कॉल्ड इट्स पीरियड ऑफ रोटेशन। तो एक प्लैनेट सन का जो है वो जितना टाइम लगाता है उसे रेवोल्यूशन पीरियड कहते हैं, और जो अपनी एक्सिस पे घूमता है उसे रोटेशन पीरियड कहा जाता है, पीरियड ऑफ रोटेशन कहते हैं। सम प्लैनेट आर टू हैव द मून सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड देम। बहुत सारे प्लैनेट ऐसे हैं जिनके पास अपने खुद के नेचुरल सैटेलाइट है। जैसे अर्थ का सिर्फ एक ही सैटेलाइट है जिसको हम कहते हैं मून, और जो मून या सैटेलाइट्स होते हैं वो प्लैनेट के चारों तरफ भी रिवॉल्व करते हैं। ध्यान देने वाली बातें सारी। ओके, उसके बाद आगे देखिए बेटा, ये आपको दिखाई दे रहे हैं सैटेलाइट, ये सैटेलाइट्स है।
ठीक है, एनी सिलेस्टियल बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड अनदर सिलेस्टियल बॉडी इज कॉल्ड इट्स सैटेलाइट। कोई भी एक छोटा प्लेनेट जैसी चीज जो एक बड़े प्लेनेट के चारों तरफ घूमती है उसे हम उसका सैटेलाइट कहते हैं। एंड मून जो है, मून इज ए सैटेलाइट ऑफ अर्थ। ये धरती, हमारी जो धरती माता है जिसको हम अर्थ कहते हैं, इसका भी अपना एक नेचुरल सैटेलाइट है जिसे कहा जाता है मून। देयर आर मैनी मेन मेड सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। धरती के चारों तरफ ऐसे बहुत सारे सैटेलाइट है जो घूम रहे हैं, लेकिन वो आर्टिफिशियल है, इंसानों ने बना के छोड़े और उससे हमें अलग अलग तरीके की इंफॉर्मेशन मिलती है, जैसे कि वेदर कास्टिंग की, कहाँ बारिश हो रही है, कहाँ तूफान आने वाला है। सो दे आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो ध्यान देना, सैटेलाइट दो टाइप के होते हैं, नेचुरल सैटेलाइट जो पहले से नेचर ने बनाए थे जिसमें इंसानों का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, और दूसरा होता है आपका आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो ह्यूमन बीइंग ने अपनी साइंस और टेक्नोलॉजी से बना के, ठीक है, स्पेस में छोड़े हुए हैं और वो हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। आप अगर इंटरनेट के थ्रू अभी मेरी बातें सुन पा रहे हो, वीडियो देख पा रहे हो, तो यहाँ पे सैटेलाइट का ही रोल है। ओके, उसके बाद देखिए, अब हम थोड़ा सा बात करते हैं अपने इंडिया के बारे में भी। कुछ इंफॉर्मेशन, जो हमारे इंडियंस थे वो भी बहुत सारे ऐसे इंडियन थे जिन्होंने बहुत बड़े बड़े इन्वेंशन दिए। इनमें से एक पिक्चर जो आपके सामने इस टाइम पे दिखाई दे रही है, कौन बच्चा है जो उसे आइडेंटिफाई कर सकता है? यस, इज देयर एनी स्टूडेंट जो आइडेंटिफाई कर सकते हैं इनको? आर्यभट्ट। एग्जैक्टली, ये आर्यभट्ट है। ठीक है, तो एस्ट्रोनॉमी जो है, ओके ओके, म्यूट कीजिए अब। एस्ट्रोनॉमी इन एंशिएंट इंडिया की अगर हम बात करें तो आर्यभट्ट का नाम सबसे ऊपर आता है। दुनिया को इन्होंने जीरो दिया था, जीरो का इन्वेंशन आर्यभट्ट ने किया था, रिमेंबर इट। ठीक है, अगर जीरो नहीं होता है तो शायद आज के टाइम में एस्ट्रोनॉमी या फिर स्पेस में जाने की साइंस ही डेवलप नहीं हो पाती। द प्रैक्टिस ऑफ एस्ट्रोनॉमी इन एंशिएंट इंडिया इज मेंशन्ड इन द ऋग्वेदा। ये जो वेद, हमारे चार वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ठीक है, अथर्ववेद, ऐसे चार वेदों को लिखा गया था। ठीक है, इंडियन एंशिएंट इंडिया के अंदर जो बड़े बड़े ऋषि मुनि थे उन्होंने लिखा था। तो एस्ट्रोनॉमी की जो बात बताई गई है वो ऋग्वेद में बताई गई है, विच वॉज कंपोज अबाउट 4000 ईयर्स अगो। आज से 4000 साल पहले ऋग्वेद लिखा गया था और उसमें एस्ट्रोनॉमी के बारे में बताया गया था। तो आप ये मान सकते हो कि हमारा जो इंडिया है, यहाँ पे जो पहले, जो आप कह सकते हो जो आर्यंस थे, उन्होंने बहुत ज्यादा आप कह सकते हो डेवलपमेंट किया था और उनको इन सब चीजों का पता था जिसको आज भी साइंस एक्सप्लोर कर रही है। द वर्क ऑफ द आर्यभट्टा ऑन द एस्ट्रोनॉमी कैन बी फाउंड इन हिज राइटिंग। इन्होंने एक किताब लिखी थी, एक बुक लिखी थी आर्यभट्ट जी ने, जिनका नाम था आर्यभट्ट्य, और उसके अंदर एस्ट्रोनॉमी के बारे में इन्होंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है। ओके, उसके बाद when the shadows of the earth fall on the moon it is caused the lunar eclipse। इन्होंने बताया था, इसी बुक में इन्होंने इस बारे में भी बताया था, ठीक है, कि लूनर इक्लिप्स होता है, सोलर इक्लिप्स होता है। लूनर होता है चंद्र ग्रहण और सोलर इक्लिप्स होता है बेटा सूर्य ग्रहण। तो उन्होंने बताया था कि जब अर्थ की शेडो जो है मून पे पड़ती है तो उसकी वजह से जो इक्लिप्स होता है, ग्रहण कहलाता है, उसे हम लूनर इक्लिप्स कहते हैं। एंड व्हेन द शेडो ऑफ द मून फॉल ऑन द अर्थ, अगर सन के और अर्थ के बीच में मून आ जाए तो मून पे पड़ने वाली लाइट की शेडो अर्थ पे पड़ती है और इससे भी एक ग्रहण पैदा होता है जिसे हम सोलर इक्लिप्स कहते हैं। आर्यभट्टा ऑल्सो फाउंड द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून। आर्यभट्ट ही थे जिन्होंने धरती और मून के बीच का डिस्टेंस बताया था। और ये बात आपको मैं बता दूं कि अर्थ और धरती के बीच का जो डिस्टेंस है वो 3,84,000 किलोमीटर है। 3,84,000 किलोमीटर की दूरी है धरती और मून के बीच में, विच इज वेरी क्लोज टू दैट ऑफ नॉन द वैल्यू ऑफ टुडे। और वो जो बात उन्होंने तब बताई थी आज की एग्जैक्ट वैल्यू के साथ वो काफी ज्यादा क्लोजली मैच करती है। अब तो साइंस है हमारे पास, टेक्नोलॉजी, लेकिन उनके पास कुछ नहीं था, उन्होंने सिर्फ अपनी कैलकुलेशन के बेस पे ये सारी बातें बताई थी। ओके, अब बात करते हैं जितने भी प्लेनेट है उनके बारे में थोड़ा थोड़ा बताता हूं मैं आपको। मरकरी की बात करते हैं, सबसे क्लोजेस्ट प्लेनेट या स्मॉलेस्ट प्लेनेट अगर बात की जाए, नेम द क्लोजेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, तो आप लिखोगे मरकरी। स्मॉलेस्ट प्लेनेट भी क्या है? मर्क्यूरी है। तो द प्लेनेट मरकरी इज नियरेस्ट टू द सन, ये सन के सबसे नजदीक है। स्टॉप योर म्यूट। The planet Mercury is nearest to the sun and it is the smallest planet of our solar system। हमारे सोलर सिस्टम का ये सबसे छोटा प्लेनेट है और ये सन का सबसे क्लोजेस्ट प्लेनेट भी है। बिकॉज मर्करी जो है वेरी क्लोज टू द सन है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व इट एंड इट हैज नो सैटेलाइट्स। मर्करी सन के सबसे नजदीक है, इस वजह से हम कह सकते हैं कि मर्करी को देख पाना, समझ पाना और उसके बारे में जानकारी ले पाना असंभव सी बात है, और इसका कोई सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट भी नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बताता हूं आपको। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वीनस। दूसरे नंबर पे आता है वीनस आपका। तो वीनस जो है इज अर्थ नियरेस्ट प्लेनेट नेबर, यानी कि ये अर्थ का सबसे नजदीकी प्लेनेट है।
आप कह सकते हो कि उसका पड़ोसी है, एंड इट इज द ब्राइटेस्ट प्लेनेट इन द स्काई। वन मार्कर क्वेश्चन, ब्राइटेस्ट प्लेनेट इन द स्काई जो आपको शाम के और सुबह के टाइम पे दिखाई देता है वो है वीनस। समटाइम वीनस अपीयर इन द ईस्टर्न स्काई, कई बार आपको ईस्ट डायरेक्शन में स्काई में नजर आएगा बिफोर द सनराइज, एंड समटाइम इट अपीयर इन द वेस्टर्न स्काई जस्ट आफ्टर द सनसेट। जब शाम को सनसेट हो रहा है तो आपको एक प्लेनेट नजर आएगा, ठीक है, वो वेस्ट में दिखाई देगा और वो वीनस है। और सुबह के टाइम जब सनराइज होता है तो ईस्ट में आपको एक प्लेनेट नजर आएगा, वो भी है वीनस ही। देयरफॉर इट इज ऑफन कॉल्ड मॉर्निंग और इवनिंग स्टार। यहीं से सवाल निकल रहे, क्वेश्चन यही आता है कि why Venus is called morning or evening star, because it appears along with that of the sunrise and sunset, so it is also known as star. It's not a star actually, but क्योंकि दिखता है चमकता हुआ इसलिए इसको एक स्टार की तरह ट्रीट किया जाता है। समझ में आ गई बात? आज मैं आपको यहीं तक छोड़ रहा हूं, इतना। ये प्लैनेट्स के बाकी पार्ट्स हम कल वाले लेक्चर में, ये चैप्टर हमारा पूरा हो जाएगा, बचा कुचा जो कुछ भी है। तो ये सारी चीजें, इसका मैं वीडियो अभी अपलोड कर दूंगा आपके उसमें, और कल वाला भी, और वो दोनों आप दोबारा देखोगे, सारे नोट्स अपनी कॉपी पे नोट करोगे, बिकॉज ये बहुत छोटे और सिंपल और इजी नोट्स है आपके लिए। ठीक है, अब मैं वापस आपको जो है लेके आ रहा हूँ, स्क्रीन शेयरिंग बंद कर रहा हूँ। इस टाइम भी मेरे पास, मेरे साथ शायद 28 स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। ठीक है, और ये एक अच्छी बात है कि तुम्हारी जो नंबर बढ़ रहा है, क्योंकि आप क्लास लोगे तो आप सीख पाओगे, और सीख पाओगे तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इट्स गुड थिंग।